नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को माना जाता है बाबा साहब की जयंती के रूप में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर समानता और वंचित वर्ग के अधिकार को लेकर के संघर्ष किया और देश को एक बहुमूल्य उपहार के रूप में हमारा संविधान प्रदान किया, उनको हम शत शत नमन करते हैं। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी में लगे रहें। और ये करंट अफेयर्स खास करके जो छात्र आरएस के इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आगामी आरएस की परीक्षाओं में भी लगे हुए हैं वे भी इनका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जो है सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि वर्तमान समय में कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए आप सभी अपने घर में सावधानी बरतें, बाहर सावधानी बरतें और इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की। राजस्थान से जुड़ा करंट है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, प्रद्युमन सिंह जी को जो है राजस्थान के छठे वित्त आयोग, जो कि राज्य और जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उनके बीच में वित्त के बंटवारे के लिए अनुशंसाएं करता है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गहलोत सरकार बनने के 2 साल 5 महीने बाद इसका गठन किया गया। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी और भीम से पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह राउत को सदस्य नियुक्त किया गया है। मैंने इसके बारे में आपको एक पूरे वीडियो में जानकारी दी है, तो उसका लिंक आप ऊपर भी देख सकते हैं, या फिर जो है वीडियो के अंत में भी आपको इसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। खास करके जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वित्त आयोग क्या होता है, कितने वित्त आयोग हुए हैं और उसकी पूरी जानकारी मैंने उसमें दी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के संबंध में गलत कथन चुनिए। सही नहीं, गलत कथन चुनिए, गलत कथन आपको चुनना है। तो इस वैक्सीन का मूल नाम गाम कोविड वैक है, ये बिल्कुल सही है। भारत में इसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज द्वारा आयात किया जा रहा है, ये भी सही है। इसमें कुल 2 खुराक सम्मिलित है जो 21 दिन के अंतराल पर लगाई जाती है, ये भी सही है। और इसका प्रयोग सभी उम्र के लोगों के लिए किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार बहुत से छात्रों से जो है कोरोना को लेकर के प्रश्न पूछे गए। तो राष्ट्रीय नियामक ने, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में स्पुतनिक वी वैक्सीन के उपयोग को अनुमति दे दी है। आप सभी जानते हैं देश भर में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है और वर्तमान में भारत संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मैसर्स डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड ने रूस के मैसर्स गामेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गाम कोविड वैक, जिसे स्पुतनिक वी कहा जाता है, उसके आयात और बिक्री की अनुमति मांगी, जो मिल गई है। गाम कोविड वैक कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन घटक 1 और घटक 2 के रूप में विकसित की गई है और इसका विकास रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को द्वारा किया गया है। वैक्सीन को 30 देशों में स्वीकृति भी मिल चुकी है और सबसे पहले अप्रूवल पाने वाली वैक्सीन भी इसे कहा जाता है। ये वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण को रोक सकती है। इसके टीके 0.5 मिलीमीटर की मात्रा में 2 इंट्रामस्कुलर, अर्थात आपके मसल्स में जो है इसे लगाया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से 21 दिनों में। इस टीके का भंडारण -18 डिग्री से नीचे के तापमान पर ही किया जा सकता है, जबकि जो 2 अन्य वैक्सीन से कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर धारित किया जा सकता है। टीकाकरण के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की गई थी और डीजीआरसी ने डीजीसीआई जो है उसके द्वारा 2 टीकों के आपातकालीन उपयोग को अनुमति दी थी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक इंटरनेशनल का कोवैक्सीन सम्मिलित है। आगे बढ़ने से पहले गुलदस्ता मार्च 2021, जो कि इसी तरह की करंट अफेयर्स को धारण करती है, पूरे मार्च के 1 मार्च से 31 मार्च के करंट अफेयर्स है। तो अगर आपने मिस की है क्लासेस तो नोट्स के रूप में आप इसे रख सकते हैं। मात्र 35 रुपये में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। इसके अलावा आरएस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है और भी बहुत से कोर्सेज वो अवेलेबल है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं और नियमित अध्ययन के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही आरएस जंक्शन ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज को रिव्यू भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों से काफ़ी कम खबरें अब आएगी, क्योंकि लगातार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के साथ जो है खेलों की गतिविधियों को कम कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी को मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जनवरी 2021 से ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की गई थी और इस बार ये पुरस्कार भारत के ही भुवनेश्वर कुमार को दिया गया है।
दोस्तों तीसरा ये महीना है जब भारतीय खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया। भारत के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले माह बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया। लगातार तीसरे महीने ये अवार्ड मिला है। जनवरी में ऋषभ पंत और फरवरी में अश्विन को जो है ये अवार्ड दिया गया था। भुवनेश्वर ने अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स को पीछे छोड़ा है। वुमेंस की बात करें तो वुमेंस कैटेगरी में साउथ अफ्रीका की बैट्समैन लिजेल ली ने मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। उन्होंने भारतीय दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1 सेंचुरी सहित 2 हाफ सेंचुरी लगाई और आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप पर आई। उन्होंने भारत की राजेश्वरी और पूनम राउत को इस अवार्ड के लिए पीछे छोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्व संग्रह के बारे में। हाल ही में जो है वित्त आयोग जो राजस्व के संग्रह के जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए और इन आंकड़ों के अंतर्गत आपको ये बताना है कि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में, मतलब जो पिछला वित्त वर्ष गया था उसकी तुलना में जो 2020-21 का वित्त वर्ष है उसमें कौन से एक अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में कमी देखी गई है। 2 तरह के कर होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष कर, ठीक है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स होता है इस तरह के, और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं आपके जीएसटी, आपके उत्पाद शुल्क, ठीक है, इसके अलावा सीमा शुल्क, इस तरह के जो भी शुल्क होते हैं ये अप्रत्यक्ष करों में होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम रहा है। तो इन तीनों में से जीएसटी जो है दोस्तों ये लगभग 8% कम संग्रह इस बार किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। हालांकि जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे ज़्यादा था। तो अनंतिम आंकड़े दिए गए हैं अप्रत्यक्ष कर संग्रह के। इनमें कुल मिलाकर के जो कंप्लीट अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, कुल मिलाकर के वो 2019-20 के 9.54 लाख करोड़ की तुलना में इस बार 10.71 लाख करोड़ रहा है। तो टोटल तो 12.3% की वृद्धि है टोटल में, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग कैटेगरी की बात करें, जैसे कि सीमा शुल्क की बात करें, तो सीमा शुल्क जो है इसमें 21% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर की तो इसमें 59% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं केंद्र के जीएसटी, जिसमें सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और क्षतिपूर्ति शेष बचता है, इन सब की बात करूं तो ये पिछले वर्ष 5.99 लाख करोड़ रुपए था, जबकि अब की बार 5.48। तो इसमें इस बार के लिए 8% की कमी देखी गई है। हालांकि जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो था 5.15 लाख करोड़ का, तो उसमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो पिछली बार का जो संग्रहित किया गया था और इस बार जो किया गया उसमें 8% ये कम है। तो जीएसटी कम है, बाकी दोनों पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हैं। ई सांता का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की शुरुआत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए की गई है। तो ई सांता नामक एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस शुरू किया गया ताकि ऑनलाइन विपणन किया जा सके वस्तुओं का, और ये जल कृषकों जो एक्वाकल्चर या जो जल से खेती करते हैं, जैसे कि मछुआरे हो गए या विभिन्न जलीय पौधों का उत्पादन करने वाले, ऐसे किसानों के लिए इसका निर्माण किया गया है। ये किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, विदेशी निर्यातकों आयातकों को जोड़ेगा। इसके अलावा इसमें ये पता लगाने की क्षमता में जो अलग अलग स्थानों पर जो कृषक हैं उनके बारे में भी जानकारी हमको मिलेगी और निर्यातक सीधे इन किसानों से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीद सकेंगे। ई सांता टर्म वेब पोर्टल के लिए तैयार किया गया, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ठीक है। तो एक्वाकल्चर वाले जो फार्मर्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केट यहाँ पर दिया गया है। ई सांता बाजार विभाजन को समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज है जो बिचौलियों को खत्म करेगा और किसान और खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में काम करेगा। इसी तरह से एक राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल भी हाल ही में शुरू किया गया ताकि जो नर्सरी प्रदाता हैं या नर्सरी में पौधे उगाने वाले जो व्यापारी हैं और जो खरीदार हैं वो उनको भी जोड़ने का काम करेगा। महिला जो मत्स्य उत्पादक हैं उनके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है। तो लगातार सरकार अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के लिए काम कर रही है, जिसको ये दर्शाता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके लाइक अन्य छात्रों को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, ये कम बात नहीं है। रोजाना 400 से 500 छात्र अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनकी तरफ से अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए। चलिए विदा लेता हूँ आप सभी से, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।